जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। पाठ्य योजना 1 है प्यारे बच्चों, और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सामाजिक विज्ञान में इतिहास विषय पर लेसन प्लान बनाना। ठीक है, किस तरीके से इतिहास विषय का लेसन प्लान बनेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर इतिहास विषय पे लेसन प्लान नहीं बन रहे हैं, साइंस का है लेकिन इतिहास पे नहीं समझ में आ रहा है सर किस प्रकार से लेसन प्लान बनाया जाए। तो उसी को समझाने के लिए मैंने एक बच्ची का लेसन प्लान लिया है और उसके माध्यम से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इतिहास विषय का लेसन प्लान कैसे बनेगा। इसमें फाइल में हो सकता है कुछ त्रुटियाँ हों, उस त्रुटियों को भी सुधार करते हुए मैं आप लोगों को बताऊँगा कि लेसन प्लान कैसे बनाएंगे आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर आप लोग विद्यालय का नाम लिखेंगे। जिस विद्यालय में आपकी ट्रेनिंग लगी हुई है उस विद्यालय का आप यहाँ पे नाम लिख लेंगे। ठीक, जैसे लिखा हुआ है जीएस पब्लिक स्कूल, इस विद्यालय में माइक्रो टीचिंग की ट्रेनिंग बीएड वाले बच्चों का लगा हुआ है, तो यहाँ पर विद्यालय का नाम ये लिखा गया है। कक्षा, जिस कक्षा में आपको पढ़ाने के लिए मिलेगा वो कक्षा आप लिखेंगे, तो कक्षा 6 है। विषय में सामाजिक विज्ञान है। अब यहाँ पर एक उप विषय के रूप में आप लिख सकते हैं इतिहास, और नहीं तो आप सामाजिक विज्ञान न लिख करके डायरेक्ट आप इतिहास लिख सकते हैं। ठीक है, विषय के अंतर्गत कि विषय हम इतिहास पढ़ा रहे हैं। क्योंकि कक्षा 6 में आप देखेंगे तो सामाजिक विज्ञान है, उस सामाजिक विज्ञान में इतिहास दिया हुआ है, भूगोल दिया हुआ है, नागरिक शास्त्र दिया हुआ है। ठीक है, अर्थशास्त्र का पोर्शन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये 3 विषय आप उसमें पाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि विषय के रूप में आप डायरेक्ट यहाँ पे इतिहास भी लिख सकते हैं। कालांश कौन सा है, तो कालांश तीसरा है। अवधि 35 मिनट की टीचिंग की समयावधि है। दिनांक लिखा हुआ है। उसके बाद प्रकरण जो पढ़ाना है, तो प्रकरण में महात्मा बुद्ध लिखा गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब उसके पश्चात सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। तो सामान्य उद्देश्य जो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ भी बता रहा हूँ कि जो सामान्य उद्देश्य प्यारे बच्चों बनते हैं वो विषय से संबंधित बनते हैं। तो विषय कौन सा है, इतिहास है। तो जो भी सामान्य उद्देश्य निर्धारित किए जाएंगे कक्षा अध्यापक के द्वारा, वो विषय से संबंधित सामान्य उद्देश्य निर्धारित किए जाएंगे। ठीक, तो सामान्य उद्देश्य से पहले निर्धारित कर लेते हैं। तो इसमें निर्धारित किया गया है कि छात्रों को अतीत की घटनाओं से परिचित कराना। वही ना इतिहास है, क्योंकि जो पुरानी घटनाएं हैं घटित हो चुकी हैं उनसे बच्चों को क्या कराना, परिचित कराना। छात्रों को ऐतिहासिक स्थलों के महत्व से परिचित कराना। ठीक है, तो इतिहास विषय में हम तमाम ऐतिहासिक जो स्थल होते हैं उनसे उनको परिचित कराते हैं, तो उससे परिचित कराना। छात्रों को इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। उनको छात्रों में कलाक्रम के ज्ञान को विकसित करना। नेक्स्ट है छात्रों को अतीत का ज्ञान कराकर वर्तमान को समझने के सुयोग्य बनाना। जो पहले इतिहास हो चुका है उसको बता करके नवीन जो इतिहास है, ठीक है, उससे उनको परिचित कराना। जो बहुत सारी चीज़ें हम मूर्त अमूर्त के रूप में प्रयोग करते हैं, तो जो मूर्त का मतलब ये होता है जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, अमूर्त मतलब जो हमारे सामने नहीं है। तो अगर हमें इतिहास में बौद्ध काल दिखाना हुआ या फिर मान लीजिए किसी ऐसे शासन काल को दिखाना हुआ, हिटलर का मान लीजिए शासन काल पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को अगर हिटलर का शासन काल पढ़ाना है, बताना है, तो हम वर्तमान का कोई उदाहरण ले लेंगे कि जैसे मोदी जी हैं, हिटलर जैसा शासन काल चला रहे हैं कि शाम को या रात को सो के उठते हैं, नोटबंदी निर्णय ले लिए, उसका क्या दुष्परिणाम निकलेगा, वो नहीं, मनमाने तरीके से, या फिर जीएसटी लागू कर दिए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत लोगों को लगता है कि तानाशाही चला रहे हैं, अपने मन का चला रहे हैं। तो उनके लिए ऐसा उदाहरण बच्चों को अगर हम देंगे, समझाएंगे, तो जो वर्तमान से है ना, ज्ञान अतीत का ज्ञान कराना है अगर हमें, तो वर्तमान को समझने योग्य बनाना होगा। और बता ले रहे हैं तो उसके पश्चात जो अतीत वाली है उसको समझा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी भी चीज़ें बच्चों को जो भी चीज़ें होती हैं इतिहास के विषय में उनको परिचित कराना सामान्य उद्देश्य बनाते हैं। ठीक है, तो इतिहास में विषय में आए जो भी स्थल हैं या फिर तमाम प्रकार की मूर्तियां हैं, तमाम प्रकार के सिक्के हैं ना, या तमाम प्रकार के कह सकते हैं ऐतिहासिक जो स्थल हैं, जो प्राकृतिक स्थल हैं, उनसे भी उनको क्या करना, परिचित कराना।
ये इतिहास है, ठीक है। या फिर विभिन्न समय काल में जो युद्ध लड़े गए हैं उसका परिणाम क्या निकल करके आया है, उससे भी बच्चों को परिचित कराना। ये तमाम सामान्य उद्देश्य आप इतिहास विषय से संबंधित बता सकते हैं प्यारे बच्चों। तो इतिहास में बहुत सारे काल हैं, आप बौद्ध काल से ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम पर्टिकुलर काल की बात नहीं करेंगे, जैसे आप विभिन्न कालों से ले लेंगे। अगर बौद्ध काल ले लेंगे तो ये बौद्ध तो प्रकरण में आ जाएगा ना, लेकिन आप सामान्य जब उद्देश्य बनाएंगे तो मतलब इतिहास विषय से ही बनेगा, जो उसका इतिहास होगा तमाम चीज़ें उसको वहीं से निर्मित करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये कहीं ना कहीं सामान्य उद्देश्य निर्धारित किया गया है। अब उसके पश्चात विशिष्ट उद्देश्य बनाएंगे। तो विशिष्ट उद्देश्य में आप चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, या फिर जो उसके अंतर्गत विशेष रूप से बच्चों में डेवलपमेंट करने रहते हैं, हमें उस स्तर पे काम करना रहता है, जो कि ज्ञान स्तर बोलते हैं, बोध स्तर बोलते हैं, प्रयोग स्तर बोलते हैं, या अनुप्रयोगात्मक स्तर भी बोला जाता है प्रयोग स्तर को। तो देखिए उस स्तर पे ये काम किया गया, तीनों को एक साथ ले लिया गया है। इसमें वर्गीकरण करके नहीं बनाया गया, बल्कि एक साथ विशिष्ट उद्देश्यों को ले लिया गया है। तो शुरुआत के जो बनाए गए हैं वो ज्ञान स्तर का है, उसके पश्चात जो बनाया गया है बोध स्तर का है, और उसके पश्चात जो बनाया गया है कहीं ना कहीं प्रयोग स्तर का है। तो इसमें कुछ चीज़ें आपको ज्ञान की मिलेंगी, कुछ स्तर आपको बोधात्मक स्तर का मिलेगा, कुछ प्रयोगात्मक स्तर का। तो देखते हैं, छात्र गौतम बुद्ध के बारे में जान सकेंगे। जहाँ जानना हो गया, प्रत्यास्मरण हो गया, परिभाषित करना हो गया, ये मतलब ज्ञान स्तर का है, ठीक है। तो लिखा है छात्र बौद्ध धर्म के विषय में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, इसका मतलब ये, और ये वाला क्या है, ये आपका ज्ञान स्तर का है, ठीक। छात्र गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्य को समझ सकेंगे, ठीक है। उसके पश्चात है छात्र अष्टांगिक मार्ग के नियमों को समझ सकेंगे। उसके पश्चात है छात्र महात्मा बुद्ध के उपदेश का विश्लेषण कर सकेंगे। अब देखिए ये क्या हो गया, विश्लेषण करना आपका चला जाता है प्रयोगात्मक स्तर पे ना। ये जो सारी चीज़ें थी वो ज्ञान स्तर की थी। छात्र बौद्ध धर्म के 4 संगति के बारे में बता सकेंगे, ठीक है। तो बताना भी जो हो गया वो आपका क्रिया से रिलेटेड है, इसका मतलब प्रयोग में चला जा रहा है, जहाँ तुलना, अंतर, वर्गीकरण बनाना ना, ये सारी चीज़ें आई जाएंगी, व्याख्या करना, ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, बोध स्तर में हो जाएंगे। तो बच्चे जो है 3 स्तरों पे हम कहीं ना कहीं काम करते हैं, विशिष्ट उद्देश्य बनाते हैं। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप विशिष्ट उद्देश्य का निर्धारण कर लेंगे, ठीक है। अब उसके पश्चात है प्यारे बच्चों सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के रूप में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो श्यामपट्ट को ही लिख देते हैं, डस्टर को लिख देते हैं, मार्कर को लिख देते हैं। ऐसी सहायक सामग्री का जिक्र यहाँ पे नहीं होगा। सहायक सामग्री वो सामग्री कहलाती है जो कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। जो हम प्रकरण से संबंधित सहायक सामग्री का निर्मित करके लेके आते हैं, तो आप वहाँ पर लपेट श्यामपट्ट लेके आ रहे हैं तो वो सहायक सामग्री हो जाएगी, लेकिन श्यामपट्ट मत लिखिएगा। बहुत सारे बच्चे श्यामपट्ट, डस्टर लिख देते हैं, वो तो क्लासरूम में मौजूद होता ही होता है, तो वो आपका सहायक सामग्री नहीं होगा। अब महात्मा बुद्ध का चित्र बना के लाया गया है जो दिखाया जाएगा बच्चों को, तो ये सहायक सामग्री के रूप में है। जो चार्ट पेपर पे बनाया गया है, चित्र के रूप में लाया गया है, ये सहायक सामग्री है। इसको दिखा करके पूछ लिया जाएगा कि ये किसका चित्र है, और बच्चे बताएंगे कि ये महात्मा बुद्ध का चित्र है, तो उनको बुद्ध से रिलेटेड बताना है, तो ये सहायक सामग्री के रूप में होगा। पूर्व ज्ञान हेडिंग है। उसके पश्चात छात्र महात्मा बुद्ध के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये पूर्व ज्ञान कहीं न कहीं छात्र अध्यापिका ने निर्धारित किया है कि बच्चे महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ न कुछ जानते हैं पहले से। फिर उसके पश्चात है पाठ प्रस्तावना कौशल। अब इसमें 3 कॉलम बनते हैं। पहला क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन, उसके पश्चात छात्र कथन। तो अब पहला प्रश्न पूछा गया, बच्चों हम किस देश में रहते हैं, ठीक है। तो अब बच्चे बताएंगे कि हम किस देश में रहते हैं, बच्चे बताएंगे कि हम भारतवर्ष में रहते हैं। अब यहाँ जो उत्तर निकला उसी उत्तर से क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न का निर्माण कर लेंगे।
तो ये प्रश्न बना। इसीलिए प्रश्न जो होने चाहिए वो तारतम्यता होने चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए और बच्चों का पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न निर्धारित किए जाने चाहिए। ये स्किल में बताया गया था। तो देखिए, भारत में कौन कौन से धर्म प्रचलित हैं? अब बच्चे बताएंगे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, ईसाई धर्म है ना, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ऐसे धर्मों का नाम कहीं ना कहीं बताएंगे। अब उसके पश्चात यहाँ प्रश्न पूछ गया कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? अब बच्चे बताएंगे कि महात्मा बुद्ध हैं। ठीक है, अब चाहें तो आप यहीं से उद्देश्य कथन कर सकते हैं कि बच्चों आज हम लोग बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध नामक पाठ का अध्ययन करेंगे या पाठ को पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और किया गया है कि जो पाठ पढ़ाना है, ऐसा प्रश्न यहाँ पर बना लिया गया है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ताकि बच्चे समस्यात्मक हों या प्रश्न में मौन हो जाएं। तो मौन हो जाते हैं तब हमें व्याख्या देने में आसानी होती है, तब वहाँ से हम ये कहते हैं कि अब नहीं जानते हो, अब हम इसके आगे आप लोगों को व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो यहीं तक बना करके इंड कर सकते हैं, फिर उसके पश्चात उद्देश्य कथन कर दीजिए। जब इंड करते हैं तो जब आप प्रस्तुतिकरण करेंगे ना, तो विकासात्मक प्रश्न ये वाला आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो आप यहीं पे समस्यात्मक बना दिए हैं ना। वैसे आपका टॉपिक निकल गया है, लेकिन समस्यात्मक किस प्रश्न के लिए है? समस्यात्मक नेक्स्ट टॉपिक के लिए है। तो जब आप यहाँ पर प्रश्न बना ले रहे हैं, निकल जा रहा है, तो ये आपका उद्देश्य कथन यहीं पे हो जाना चाहिए। फिर उसके पश्चात आप प्रश्न पूछ लें कि महात्मा बुद्ध के को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ये नेक्स्ट के लिए है, ताकि हम यहीं से व्याख्या प्रस्तुतिकरण कर सकें। तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, पाठ की प्रस्तुतिकरण होगी। अब इसीलिए मैंने बताया था कि यहाँ पर पाठ प्रस्तुतिकरण में मुख्यतः 4 कॉलम बनते हैं। एक तो होता है शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापिका कथन, तीसरा छात्र कथन, और उसके पश्चात शिक्षण विधि कौन सी है। अगर सहायक सामग्री का जो यूज कर रहे हैं उसको भी यहाँ पे बताते चलेंगे कि क्या क्या सहायक सामग्री यूज किए थे। ये देख लीजिए कॉलम पूरा यहाँ पर। तो ठीक है, अब उसके पश्चात देखिए, अब जो मैंने बताया प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक बार गौर से देखिएगा कि अगर आप ये प्रश्न नहीं पूछे होते यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्या करते? यहाँ पर आप विकासात्मक प्रश्न के रूप में वही प्रश्न पूछ सकते थे कि बताइए महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो बच्चे यहाँ पे मौन हो जाते तो व्याख्या देते थे, हम उसको बोलते विकासात्मक प्रश्न। ठीक है, वो प्रश्न होता, लेकिन कौन सा होता? विकासात्मक प्रश्न होता। लेकिन वहीं पे पूछ करके छात्र को मौन बना दिया गया, समस्यात्मक प्रश्न पूछ लिया गया। तो अब यहाँ पर हम डायरेक्टली अब क्या करेंगे? पाठ की प्रस्तुतिकरण करेंगे। अब उसमें क्या लिखेंगे? अपने लेसन प्लान में कॉपी में ये लिखेंगे, महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय छात्राध्यापिका बता रही है। तो अब छात्राध्यापिका कथन में ये लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? ये जो कहीं ना कहीं गद्यांश है इसको लिखा जाएगा। फिर उसके पश्चात छात्र कॉलम में क्या रहेगा? छात्र कॉलम में रहेगा छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे जो छात्राध्यापिका बता रही है। विधि कौन सी है? तो ये देखिए व्याख्यान विधि है। विधि गलत लिखा हुआ है, आप लोग विधि सुधार लीजिएगा। विधि छोटी की मात्रा रहती है ध पे, ये विधि होगी। ठीक है, तो देखिए क्या व्याख्यान में लिखा गया है भाई। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ। इनके पिता का नाम सुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था। इनके जन्म के 7 दिन बाद माता महामाया की मृत्यु हो गई। गौतम बुद्ध का लालन पालन इनकी मौसी गौतमी ने किया। इनका विवाह यशोधरा के साथ हुआ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। ये व्याख्या दिया गया, इस तरीके से लिखा गया है प्यारे बच्चों व्याख्या। तो आप छात्राध्यापिका क्या कर रही है? व्याख्या दे रही है, और छात्र क्या करेंगे? ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि। अब गौतम बुद्ध से रिलेटेड क्या किया गया है भाई? तो आप देखिए गौतम बुद्ध से रिलेटेड बच्चों को जब गौतम बुद्ध के बारे में बताया जा रहा था तो यहाँ गौतम बुद्ध का चित्र का प्रयोग किया गया है सहायक सामग्री के रूप में। तो चित्र दिखा करके भी व्याख्या दी गई होगी। श्यामपट्ट कौशल पे भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि
दिन लिखा गया कि 7 दिन के बाद मर गए, इनके पिता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था, मौसी का क्या नाम था, पुत्र का क्या नाम था, ये सारे श्यामपट्ट कौशल पे लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसके पश्चात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा बोध प्रश्न। बच्ची ने नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा जाएगा बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में देखिए यहाँ शिक्षण बिंदु में लिखा जाएगा प्रश्न। प्रश्न जो व्याख्या दिया गया उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। अब बच्चे बताएंगे, क्योंकि व्याख्या सुने हैं तो बताएंगे 563 ईसा पूर्व। विधि कौन सी है, तो प्रश्नीकरण विधि है। एक बार लिख दीजिए सिर्फ हो जाएगा प्रश्नीकरण विधि, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। यहीं पे प्रश्नीकरण लिख दिया जाए तो पता चल जाएगा कि प्रश्नीकरण विधि है। अब बच्चे ने बताया तो प्रश्न के हिसाब से बच्चे पुनः प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित हों, ताकि जब हम फिर से प्रश्न पूछे तो बच्चे बताएं, सहभागिता लें। ठीक है, तो इसलिए उनको प्रतिपुष्टि भी प्रदान करना जरूरी है, फीडबैक देना जरूरी है। तो बच्चों को बताएंगे कि बहुत अच्छा। ठीक है। अब उसके पश्चात ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। अब बच्चा बताएगा सिद्धार्थ था। ठीक है। अब प्रश्न देखिए बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, इसलिए ये कहा गया अच्छा। तो इस तरीके का बच्चों को पुनर्वलन भी प्रदान करेंगे। ठीक है। तो पुनर्वलन कौशल भी आप ध्यान रखिएगा कि यहीं पे प्रस्तुतिकरण करना है। ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा। ये कौन दे रहा है, तो छात्रा अध्यापिका दे रही है। तो छात्रा अध्यापिका कॉलम में ही अच्छा, बहुत अच्छा ये लिखा जाएगा प्रश्न के नीचे। जिस प्रश्न पे आपने बच्चे को फीडबैक दिया है उसी के जस्ट नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिए। स्टिमुलस का भी आप प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि आपने महात्मा बुद्ध को चित्र दिखा करके व्याख्या दिया है और बच्चे भी बताने के लिए तत्पर हुए हैं, तो इसलिए स्टिमुलस भी प्रयोग किया गया है, उद्दीपक पदार्थ। ठीक। अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों देखिए वही नेक्स्ट कॉलम चलता रहेगा उसी तरीके से। अब देखिए शिक्षण बिंदु में दूसरी व्याख्या दी जा रही है कपिल वस्तु का सैर। एक बार महात्मा बुद्ध अपने साथी चन्ना के साथ कपिल वस्तु का भ्रमण करना चाहते थे, जिस बात का पता उनके पिता शुद्धोदन को चला। राजा अपने नगर को सजवा दिया, जिससे महात्मा बुद्ध किसी भी प्रकार की अप्रिय वस्तु को न देखें। महात्मा बुद्ध जब चन्ना के साथ सैर पर निकले तो कुछ समय बाद उन्होंने 4 दृश्य क्रम से देखा। क्या देखा 4 क्रम रूप से दृश्य, तो वो ये है। पहला जो दृश्य उन्होंने देखा बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा देखा उन्होंने एक बीमार व्यक्ति, तीसरा जो देखा वो शव, और चौथा जो देखा एक सन्यासी को। ठीक है। अब ये बताया गया है, तो अब जो व्याख्या दिया जा रहा है छात्र क्या करेंगे, इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि कौन सी है, तो व्याख्यान विधि है प्यारे बच्चों। ठीक। अब उसके पश्चात बोध प्रश्न पूछा जाएगा। बोध प्रश्न में पूछा गया महात्मा बुद्ध किसके साथ सैर पर निकले। अब यहाँ पर उत्तर दिया गया छात्रों के द्वारा चन्ना के साथ। अब यहाँ पे लिखा जाएगा कौन सी विधि है, तो यहाँ पे देखिए प्रश्नीकरण विधि है, यहाँ पे लिखा जाएगा प्रश्नीकरण विधि। अब बच्चे बताया चन्ना के साथ, तो आपने कहा अच्छा है, बैठ जाओ ना, ऐसा का संबोधन करते हैं। उसके पश्चात दूसरा प्रश्न पूछा गया यहाँ पे कि महात्मा बुद्ध ने कितने दृश्य देखे। बच्चे बताएंगे 4। अब आप कहेंगे बहुत अच्छा। ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आप क्या करेंगे, व्याख्यान को लिखेंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कम से कम छोटा छोटा आप 4 व्याख्या यहाँ पर बना लीजिएगा अपनी फाइल में। ठीक है। तो 4 व्याख्या आप बना करके, ताकि 35 मिनट का कंटेंट आपके पास होना चाहिए, ताकि आप बच्चों को जब बताएं तो बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुने समझें। तो और छोटा छोटा व्याख्यान बनाएं, ताकि व्याख्यान जब दें ना तो बच्चे ध्यानपूर्वक सुने। और जब आप बीच बीच में क्या करें कि बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे, इसके लिए जब बोध प्रश्न पूछे ना तो उससे पता चलता है कि आपका व्याख्यान कितना प्रभावशाली था, अगर उत्तर दे पा रहे हैं तो। नहीं तो इसका मतलब यह है कि व्याख्यान बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं पाया गया। ठीक है। तो कितनी व्याख्या बनाएंगे, कम से कम 4 आप व्याख्या यहाँ पर बना लें। जिस तरीके से 2 व्याख्या मैंने दिखाया उस तरीके से आप 1-2 व्याख्या और इसमें सम्मिलित कर लेंगे। अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों 4 व्याख्या देने के पश्चात लिखा जाएगा कि श्यामपट्ट कार्य। ये ध्यान रखिएगा कि श्यामपट्ट जो सारांश होता है, कार्य नहीं, इसको सारांश हम लोग लिखेंगे।
सारांश के रूप में, ठीक है। तो सारांश लिखा जाएगा कि महात्मा बुद्ध चैप्टर पढ़ाते समय जो मुख्यतः चीज़ें थीं उसको हम यहाँ पर बच्चों को लिख देते हैं ताकि वो नोट कर लें अपनी कॉपी में। तो पहले ये सैंपट सारांश जो होगा वो पहले लिखा जाएगा, किसके, निरीक्षण कार्य से पहले। तो ये लिखा गया है, देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म इतने में हुआ, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, महात्मा बुद्ध शहर पर 4 दृश्य देखे, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, 100 एक सन्यासी देखे थे। ये मुख्यतः सैंपट सारांश में प्रस्तुत किया गया, ठीक है। अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों ये हेडिंग रहेगा मूल्यांकन का प्रश्न, ठीक है। सीक्वेंस में चेंज करिएगा, सीक्वेंस जो होता है वो एक क्रमबद्ध तरीके से होता है। तो उसके पश्चात पूछा जाएगा मूल्यांकन का प्रश्न ना। मूल्यांकन प्रश्न पूछने के पश्चात तब निरीक्षण कार्य किया जाता है, लास्ट में गृह कार्य लिखा जाता है। तो ये सीक्वेंस होता है पैराग्राफ के बाद। जो हम प्रस्तुतिकरण कर रहे थे उसके पश्चात क्या होता है, तो उसके पश्चात सैंपट सारांश की हेडिंग रहती है, उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न रहता है, उसके बाद निरीक्षण कार्य रहेगा, उसके पश्चात गृह कार्य रहेगा। तो ये थोड़ा सा सीक्वेंस इस बच्ची ने गलत लिखा है, आप लोग सही कर लीजिएगा। तो सैंपट सारांश हो गया। अब उसके पश्चात मूल्यांकन प्रश्न पूछा जाएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, महात्मा बुद्ध कहाँ शहर पर गए थे, महात्मा बुद्ध के साथ महात्मा बुद्ध किसके साथ सैर पर गए थे। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी प्रश्न आप मूल्यांकन पूछे, जो बोध प्रश्न में पूछा गया है वो प्रश्न का निर्माण आप मूल्यांकन में मत करिएगा। जो प्रश्न नहीं पूछा गया है उसको मूल्यांकन में, जो 4 व्याख्या आप दे रहे हैं उस 4 व्याख्या से आप ऐसे मूल्यांकन प्रश्न का निर्माण कर लें, ठीक है। अब उसके पश्चात निरीक्षण कार्य लिखेंगे कि छात्राध्यापिका द्वारा कक्ष में घूम घूम करके छात्रों के कार्यों का निरीक्षण कार्य करेगी और उनका होमवर्क जो है वो चेक करेगी, ठीक है। यहाँ पर लिखा जाएगा। गृह कार्य में देखिए, सभी बच्चे महात्मा बुद्ध के बारे में अपनी भाषा में लिख करके आएंगे, ऐसा लिखा गृह कार्य दे सकते हैं आप, या फिर यहाँ पर और भी आपको देना पड़ेगा, एक ही गृह कार्य आप नहीं देंगे। गृह कार्य में और भी ध्यान दीजिएगा, जैसे मिलान वाले प्रश्नों का निर्माण कर लें, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्नों का निर्माण कर लें, सत्य असत्य वाले प्रश्नों का निर्माण कर लें, प्रत्यास्मरण वाले प्रश्नों का निर्माण कर लें, ताकि आप गृह कार्य में कम से कम 4-5 गृह कार्य बच्चों को दें। वो घर से जो टॉपिक पढ़ाया गया उसको समझे हैं तो अपने से करके लाएं। और ये ध्यान दीजिएगा, जो टीचर गृह कार्य देंगे ना, वो टीचर अपने से कुछ बना करके प्रश्नों का निर्माण करके देंगे, ताकि उस किताब में ना मिले। तब ना बच्चे जा कर के घर पे सोचेंगे, समझेंगे। अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे पर्यवेक्षक हस्ताक्षर और यहाँ पे लिखेंगे समालोचना, ताकि आप जब टीचिंग करते हैं, मैक्रो टीचिंग जिस संस्थान में, तो वहाँ पर जब पर्यवेक्षक आता है, आपकी फाइल पीछे रखी जाती है, पर्यवेक्षक आता है और आपकी फाइल देखता है कि आप क्या जो प्लानिंग किए हैं उसके आधार पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो उसके आधार पर आपको यहीं पे फीडबैक दिया जाता है। जैसे दिया गया है कि सैंपट कार्य अच्छा पाया गया, उदाहरण प्रस्तुत किया गया, छात्रों की सहभागिता पाया गया, अपनी व्याख्या से संबंधित महत्वपूर्ण नामों को सैंपट पर लिखें, ये सलाह दिया गया है, ठीक है, जो व्याख्या दिया गया, अच्छा अनुशासन भी पाया गया। तो ऐसे कहीं ना कहीं फीडबैक वो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका को पर्यवेक्षक देगा। तो इसलिए समालोचना भी आप लिखें और समालोचना करने के लिए जगह भी अपनी फाइल में आप छोड़ करके रखें। तो ये है प्यारे बच्चों इतिहास विषय का लेसन प्लान संपूर्ण, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जहाँ जहाँ इस बच्ची ने कमियाँ किया है, जो सीक्वेंस चेंज था, मैंने बता दिया कि मूल्यांकन गृह कार्य भी आप 5 दें, मूल्यांकन प्रश्न भी थोड़ा सा ऐसा पूछें जो बोध प्रश्न में ना पूछा गया हो, ठीक है। तो यह है पूरा प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से देख लीजिए और उतार लीजिएगा आप लोग।